ये तो मेवाड़ की भूमि है और अकबरनामा पढ़िएगा जो अकबर की जीवनी है। जिंदगी भर मोहब्बत और दोस्त के रिश्ते में रहने वाले मानसिंह और अकबर शाम के वक्त हाथ धोने के बाद अकबर खाना खाने के लिए बैठे। जिस दिन चावड़ में वो सूर्य अस्त हुआ, जिसे महाराणा प्रताप कहते थे, दिल्ली तक घुड़सवार खबर लेकर पहुंचा, दोपहर को दौड़ता हुआ। मानसिंह ने अंदर प्रवेश किया, मानसिंह का चेहरा उतरा हुआ था। अकबर ने कहा, क्यों राजा, चेहरा क्यों उतरा हुआ है? राजा ने कहा कि सुल्तान, एक ऐसी खबर है जो मेरे लिए बुरी और आपके लिए अच्छी है। अकबर ने कहा, ऐसी कौन सी खबर है? पिछले 45 सालों से दोस्त, हमारी तेरी खबरें तो एक साथ अच्छी बुरी होती हैं। मानसिंह ने कहा, नहीं, मेरा रिश्तेदार और आपका दुश्मन महाराणा प्रताप आज नहीं रहा। सुनते हैं कि अकबर के हाथ से हाथ धोने का लोटा छूट गया और उसकी आंख भर आई। मानसिंह ने पूछा, जिल्ले सुभानी, आपकी आंख में आंसू? तो उसने कहा, कंधार से लेकर उधर बर्मा तक ये परचम तैमूरी लहराता है, लेकिन मुझ में योद्धा बने रहने की हिम्मत और इच्छा केवल जिस आदमी की वजह से थी, आज वो जब नहीं बचा तो मैं लग रहा है कि मैं योद्धा ही नहीं बचा, मैं तो सैनिक ही नहीं बचा। आप उस मैदान में खड़े हुए हैं जहां खड़े हुए महाप्रतापी विश्रवा के पुत्र, पुलस्त्य के नाती, महापंडित, शंकर के शिष्य, भगवान शंकर के शिष्य रावण को अपने तीर से पराजित करके धरती पर गिरने के बाद भी मर्यादा पुरुषोत्तम राघवेंद्र सरकार राम ने अपने छोटे भाई से कहा कि यह हमारा शत्रु अवश्य था, लेकिन विद्वान बहुत है। अब चलकर हमें अयोध्या संभालनी है। जाओ बेटा, इसके पास खड़े होकर ज्ञान लो कि देश कैसे चलाया जाता है, प्रजा को सुखी कैसे रखा जाता है। और इसकी प्रजा, अब अगली बात कर रहा हूं, उस पर तालियां बजाना। रावण इसलिए महत्वपूर्ण नहीं है कि वो राम के हाथ मारा गया। राजा तो अद्भुत ही होगा जो अनाचारी के साथ खड़ी हो गई। कितना बड़ा राजा होगा, प्रतापियों के साथ तो सब खड़े हो जाते हैं। राम ने कहा, इससे जाकर ज्ञान लो। लक्ष्मण जाकर उसके सिर पर खड़े हुए और बोले कि मैं दशरथ का पुत्र, राम का छोटा भाई लक्ष्मण, आपको प्रणाम करता हूं, मुझे नीति का ज्ञान दीजिए। रावण चुप रहा। लौट आए लक्ष्मण, कहा कि वो तो बोलता ही नहीं है। राम ने पूछा, कहां खड़ा था? बोले, सिर के पास। इसलिए तालियां देना आप, और इस पुतले को भी सुनाई दे। राम ने कहा, कैसे भोले और ना समझ हो लक्ष्मण, जिससे ज्ञान लेना हो उसके सिर पर नहीं, उसके चरणों में खड़ा हुआ जाता है। ये पृथ्वी के सबसे मेधावी लोगों में है, उसके चरणों में जाओ। लक्ष्मण दोबारा गए, चरणों में खड़े हुए और कहा कि हे प्रतापी, हे नीतिज्ञ, हे शास्त्रज्ञ महापंडित रावण, मैं आपको प्रणाम करता हूं। मैं दशरथ का पुत्र, राम का छोटा भाई लक्ष्मण, आपसे नीति सीखना चाहता हूं। और रावण ने पूरी नीति की एक बड़ी परंपरा बताई। ये देश वो है जहां शत्रुता में भी विचार जीवित रखा जाता है। और आखिर में संपत सरल को बुलाते हुए, यहां जो भाजपा के लोग बैठे हों, कांग्रेस के लोग बैठे हों, मैं उन्हें उस सदन में ले जाना चाहता हूं जहां हमारे कुनबे के बड़े, देश के बड़े राजनीतिज्ञ और मेरे बड़े आदरणीय, मेरे प्रति जिनका स्नेह बहुत अद्भुत पुत्र की तरह था, उन पंडित अटल बिहारी वाजपेयी ने एक मत से सरकार गिराते हुए कहा था, पार्टियां बनेंगी, बिगड़ेंगी, सरकारें आएंगी, जाएंगी, लेकिन ये देश रहना चाहिए, इसका लोकतंत्र रहना चाहिए। आइए, थोड़ा हास्य व्यंग हो, थोड़ा मौज मजा हो। उसके बाद जब तक आप और रात, तब तक मैं आपके साथ हूं। एक बार देश के सबसे बड़े व्यंग्यकार भाई संपत सरल के लिए दोनों हाथ उठाकर जोरदार तालियां बजाकर स्वागत करें भाई संपत। मैं आपकी इस मोहब्बत को सलाम करता हूं। सुनिए पहली पंक्ति। स्वागत है भाई। वे भी क्या दिन थे, पुराने समय के जो संघर्ष और चुनौतियां थी, लेकिन उनमें जो रोमांच था। वे भी क्या दिन थे जब घड़ी एक आध के पास होती थी और समय सबके पास था। वाह वाह वाह। और अगली पंक्ति पर आपकी मोहब्बत मिलेगी। आज की तरह नहीं था कि फेसबुक पर 5000 दोस्तों और परिवार में बोलचाल बंद है। जिम्मेदार लोग बैठे हैं, यहाँ महंगे कवि सम्मेलन करवाते हैं, हम कवियों को 2 पैसे मिलते हैं, उससे हमारे घर चलते हैं, हमारे बच्चे अच्छी स्कूलों और कॉलेजों में पढ़ते हैं। उसके बावजूद ये कवि सम्मेलन, मुशायरे हम लोगों के लिए धंधा नहीं, एक मिशन है। हमारी कोशिश रहती है मोबाइल इंटरनेट में उलझी पीढ़ी शब्दों से मोहब्बत करे, किताबों की तरफ लौटे, बुजुर्गों का सानिध्य हासिल करे। दोस्तों, एक निवेदन कर दूं, दुनिया की कितनी भी एडवांस टेक्नोलॉजी हो, उजाला बनाया जा सकता है, धूप नहीं बनाई जा सकती। पैर जमीन पर रखिए। तब मैं कहना चाहता हूं, पुराने समय के विरोधाभास देखें। तब मोबाइल तो क्या, लैंडलाइन फोन तक नहीं होता था, अतः झूठ सिर्फ आमने सामने मिलने पर ही बोला जाता था। खान पान शुद्ध था और याददाश्त अच्छी थी। हर व्यक्ति को 7-7 पीढ़ियां याद रहती थी, अपनी भी
और गाली गलौज होने पर दूसरों की भी। हमारी प्राथमिक शिक्षा तो ऐसी थी जिसमें शिक्षा प्राथमिक नहीं थी। हमारा 50 बच्चों, 3 अध्यापकों, 2 पेड़ों और 1 कमरे का स्कूल हुआ करता था। आज तो इतने के बल पर लोग यूनिवर्सिटी चला रहे हैं। हाय हाय वाह। पढ़ाई लिखाई को लेकर कतई तनाव नहीं रहता था, क्योंकि हम विद्यार्थियों और अध्यापकों के बीच एक समझौता था कि सप्ताह में 3 दिन वे स्कूल नहीं आएंगे और 3 दिन हम। बोलचाल में राजस्थानी का इस्तेमाल होता था। हिंदी सिर्फ शहरों तक सीमित थी। और पहली बार चुनौती दे रहा हूं, अपनी तालियां रोक सको तो रोक कर बताना। हिंदी सिर्फ शहरों तक सीमित थी और अंग्रेजी तो पीने के बाद ही बोली जाती थी। बहुत अच्छा। कई प्रकार के खेल कूद थे। अब तो बच्चे गेम के नाम पर वीडियो गेम खेलते हैं। बच्चे भी क्या करें, खो खो, कुश्ती और कबड्डी तो संसद विधानसभाओं में चले गए। बाकी खेलों को क्रिकेट ने बाउंड्री लाइन से बाहर कर रखा है। जो चैनल खोलो क्रिकेट। एक दिन तो मैं भी टाइम पास के लिए देख रहा था, तो कमेंटेटर ने बड़ी ऊंची फेंकी कि जब से धवन और कोहली ने मूछें रखी हैं तब से धुआंधार परफॉर्म कर रहे हैं। मेरे उस दिन समझ में आई कि दुनिया में महिला क्रिकेट क्यों पिछड़ा हुआ। अब पुराना समय याद करो। हालांकि क्रिकेट तब भी खेला जाता था। बैट का मालिक बैटिंग करता था और बॉल का मालिक बॉलिंग। वाह। फील्डर भी यही 2 होते थे। बैट टच न होने पर फेंकी हुई गेंद फेंकने वाले को लानी पड़ती थी। एक ओवर कुल कितनी गेंदों का होगा यह गेंद का मालिक तय करता था। बल्लेबाज पहले गेंद पीटता था, फिर मूड के अनुसार भागकर या चलकर रन बनाता था, तत्पश्चात गेंद लाता था। अब आपकी तालियां उठेंगी। ऐसा भी होता रहता था कि बल्लेबाज की दिन भर गेंद लाने की इच्छा नहीं रहती थी और वह दिन भर रन ही बनाता रहता था। हम आवारा पूंजीवाद के दौर में जी रहे हैं। क्या शब्द है भाई। जिसमें बेकाबू टेक्नोलॉजी मिल गई। नतीजा क्या हुआ, मनुष्य के भीतर असुरक्षा बोध भर गया। अपना समय याद करो पुराना। बचपन और किशोरावस्था में 2 जोड़ी कपड़े होते थे, वो भी घर में किसी के बड़े के फिट करा लिए। बात सही कह रहे हैं। एक सुखा दिया धो करके, दूसरा पहन के निकल लिए। प्रेस भी तकिए के नीचे दबा के होती थी। आज वार्डरोब आलमारी कपड़ों से भरी रहती है और आदमी आधे घंटे तक तय नहीं कर पाता किस पैंट के साथ कौन सा शर्ट मैच करे। क्या नकलीपन है, क्या कृत्रिमता है। तब मैं कहना चाहता हूं, लोग भूखे उठते तो थे किंतु भूखे सोते नहीं थे। महंगाई बिल्कुल नहीं थी। ईमान के अलावा सब कुछ सस्ता था। और सस्ताई का अंदाजा आप इसी से लगा लें कि फिल्मों में हीरोइनों को पैसा कम मिलता था तो भी कपड़े पूरे पहनती थी। उन दिनों रामलीलाएं मनोरंजन का प्रमुख साधन हुआ करती थी, जिनमें महिला पात्रों का रोल भी पुरुष ही किया करते थे। रामलीला वालों का गले मिलने और गले पड़ने का समय अलग अलग होता था। रामलीला मंडली गांव की धर्मशाला में ठहरती थी। हम बच्चे दिन में धर्मशाला में जाकर देखते थे कि गत रात ही एक दूसरे के जानी दुश्मन रहे बाली और सुग्रीव साथ साथ ताश पत्ती खेल रहे। शूर्पणखा मंथरा के लिए चाय बना रहा है और हर पुरुष की जो घर में औकात है, चटाई पर बैठा रावण रात को आरती में आए पैसों का हिसाब मंदोदरी को दे रहा है। डॉक्टर साहब का भले ही मोटा पेमेंट हो, लेकिन दे जाना वही है लेकर के। लोग पैदल चलते थे और पदयात्राएं करते थे। कुछ एक के पास साइकिलें होती थी जो 4 रोटियों में 40 का एवरेज देती थी। हाय हाय, कितनी बढ़िया बात है। कारें मोटरसाइकिलें तो छोड़ो, बसें तक गिनती की हुआ करती थी। जहाज और हवाई जहाज तो हम किताबों में देखते थे और कॉपियों के बनाते थे। याद आती हैं वे मीटर गेज की कोयले के इंजन वाली गाड़ियां। तय करना कठिन था कि ट्रेन और यात्रियों में कौन किसको ढो रहा है। उनकी स्पीड का तो यह हाल था कि घंटे आध घंटे का सफर होता था तो भी लोग 3 वक्त का खाना बांध कर चलते थे। ट्रेन में चढ़ने में जितना पसीना आता था, उतरने में उससे अधिक आता था। यात्री काठ की सीटों पर काठ के उल्लू बने बैठे रहते थे। डिब्बे में डफली वालों का गाना बजाना चलता रहता था। और भारतीय मनुष्य का मनोविज्ञान देखना और पकड़ लो तो मुझे बताना, डिब्बे में डफली वालों का गाना बजाना चलता रहता था। खड़े यात्री भजन पसंद करते थे और जिन्हें सीट मिल जाती थी वे गजल। लोग फरमाइशें करते रहते थे और डफली वाले गाते रहते थे। डफली वालों को पैसा देने का वक्त आता था तब फरमाइशें करने वाले खुद गाने लगते थे। और अब की बार फिर आप तालियां रोक नहीं पाएंगे, क्योंकि यात्री को सामान की भी स्वयं ही रक्षा करनी होती थी।
अतः खाली हाथ चढ़ते थे तो भी सामान लेकर ही उतरते थे। बहुत अच्छे। चिट्ठी पत्री का दौर था, एसएमएस ईमेल वाले क्या जाने पत्र लेखन का स्वाद। पत्रों में व्याकरण अशुद्ध होते हुए भी आचरण शुद्ध होता था। मैंने तो स्वयं कई बार अपने पिताजी को चरण स्पर्श की जगह आशीर्वाद लिखा है। खत लिखता हूं खून से स्याही न समझना, समापन की ओर बढ़ता हूं। खत लिखता हूं खून से स्याही न समझना, अर्थात प्रेम पत्र लाल स्याही से लिखकर अपने खून से लिखा बताने का रिवाज तब भी था। परिणाम भी वैसा ही निकलता था। जिन्होंने वैसे प्रेम पत्र लिख लिख कर कबूतर उड़ाए थे, आज बेचारे शादीशुदा और तोते उड़े हुए। शादी से याद आया, तब शादियों में व्यर्थ का धूम धड़ाका और दिखावा नहीं होता था। बस 2-4 बाराती बैंड पर बजती बीन की धुन पर नागिन डांस कर लेते थे, क्योंकि तब बीन बनाने के लिए रुमाल ही 2-4 बारातियों के पास होते थे। और इसका लास्ट पैरा है, वह टीवी नहीं रेडियो का युग था। व्यक्ति बंदूक भले ही बिना लाइसेंस के रख सकता था, किंतु रेडियो लाइसेंस अनिवार्य था, जिसे पोस्ट ऑफिस में रिन्यू कराना पड़ता था। बुजुर्गों से पूछिए। लेकिन एक बात है कि प्रधानमंत्री की मन की बात से रेडियो के अच्छे दिन आए, ये मानना पड़ेगा। पहली बार जब मन की बात की तो राष्ट्रपति ओबामा ने अमेरिका से बधाई दी कि मोदी जी आज तो आपको रेडियो पे देखा। वह टीवी नहीं रेडियो का युग था। व्यक्ति बंदूक भले ही बिना लाइसेंस के रख सकता था, किंतु रेडियो के लिए लाइसेंस अनिवार्य था। याद आते हैं अमीन सयानी का बिना का गीतमाला, जसदेव सिंह की हिंदी कमेंट्री, कृष्ण कुमार भार्गव, देवकी नंदन पांडे और रामानंद प्रसाद सिंह के समाचार। और अब आपकी मोहब्बत मिलेगी, गर्दन झुकाकर बीबीसी तो ऐसे सुनते थे जैसे आज बीबीसी सुनते। और ये 2 पंक्तियां समापन कर रहा हूं, आने वाली पीढ़ी को सुनाना हमने क्या कीमत दे दी इस विकास की। सच है गन्ने का रस सूख जाए तो वह लाठी रह जाता है। तब हमारा जीवन कछुए की तरह था, आज हम खरगोश की तरह दौड़ रहे हैं, अर्थात भाग सब रहे हैं और पहुंच कोई नहीं रहा।